नमस्कार दोस्तों, भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको भारत के बारे में बताया, जिसको हमने कहा भारत फर्स्ट। आज हम भारत सेकंड ला रहे हैं, उसी का पार्ट सेकंड है। तो इसमें भारत के बारे में और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप पहली बार पढ़ेंगे, नई चीज़ें होंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। हर पॉइंट, हर लाइन एक क्वेश्चन है, याद रखना, तो एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं भाई। तो अब तक हमने भारत के बारे में, क्षेत्रफल वगैरह के बारे में आपको बताया, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की, तो भाई भारत की जो जनसंख्या है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो जनगणना में होती है, और भारत की जनगणना 10 साल बाद होती है। तो पिछली हुई 2011 की। तो सेंसस 2011 जो है, उसी के अकॉर्डिंग अभी हमें चलना पड़ेगा। 2021 की नई जनगणना जब होगी तो ये आंकड़े बदल जाएंगे सर। तो भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़, 121 करोड़ लगभग है। आपको फिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर आप 1 अरब 21 करोड़ कह रहे हो तो ये 2000 कब है? 2011 में। अभी 2020 चल रही है, तो लगभग अब जो है कहाँ पहुंच चुकी होगी? 1 अरब 38 करोड़, 37 या 38 करोड़ हो चुकी है, ठीक। तो आपको 101 अरब 21 करोड़ याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जब जनसंख्या हो गई, तो जनसंख्या संबंधित, ये तो बिल्कुल आसान चीज है। तो जनसंख्या संबंधित और भी चीजें अब हम मिक्स करना शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% है, लेकिन ये भी थोड़ा सा बदलता रहता है, ये संख्या भी बदलती रहती है, क्योंकि जनगणना तो कांस्टेंट नहीं है सर, जनसंख्या तो कांस्टेंट नहीं है। और जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4%। तो ये क्या भैया? जनसंख्या। और ये क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में हमने ये भी क्षेत्रफल में बताया कि हमारा 7वां स्थान है, और जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा। इसको सभी जानते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की, उसके बाद इंडिया, और इसके बाद कौन आता है? यहां पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, अमेरिका आता है भाई। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ के आसपास है वर्तमान में। तो चीन फर्स्ट पर है, सेकंड भारत, और थर्ड पर अमेरिका है। ओके। अगर भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर जनसंख्या की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है सर। अब भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इससे ज्यादा जनसंख्या वाले कुछ ही देश हैं। बहुत सारे, ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से भी कम है। तो चीन, भारत तो खैर इंडिया हो ही गया, यूएसए और इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है। बाकी सभी देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है, ठीक है। तो ब्राजील कह लो, पाकिस्तान कह लो, ये भी ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। यहां तक भी क्लियर हो गया सर। इसके बाद आ जाते हैं सर। तो ये हमने थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में बताया। दूसरा, अब जब हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना से संबंधित आंकड़े आ जाते हैं सर, क्षेत्रफल से संबंधित आंकड़े आ जाते हैं। तो अब पिछली वीडियो में हमने स्टेट वाइज कुछ नहीं लिया था, आज हम स्टेट वाइज भी लेंगे, लेकिन पहले भी भारत को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए, भारत जो है, भारत के वर्तमान में 16 राज्य हैं। भारत के वर्तमान में 16 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। भारत के 16 राज्य अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा से लगे हुए हैं। बहुत सारे जगह पर आपको 17 मिलेगा भाई, लेकिन 17 तब था 29 अक्टूबर से पहले।
31 अक्टूबर से पहले, जिस दिन हमारा ये जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शामिल हो गया, तो वो वहां से 17 हटकर 16 रह गया। अब तो भारत के 16 राज्य की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जम्मू कश्मीर इससे हट गया अब। और भारत के 9 राज्य हैं तट रेखा वाले हैं, ये पहले में भी आ चुका है। भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, 9 राज्य तट रेखा वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, भारत के 5 राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ना ही तट रेखा पर है, ना तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना ही तट रेखा है। ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही तट रेखा है। ठीक है, अब ये कहेंगे जी इस हिसाब से तो ज्यादा हो गया, 16, 9, 5 हो गया सर, ये तो हमारे 28 राज्यों से ज्यादा बैठ रहा सर। तो भाई कुछ राज्य ऐसे भी तो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी और तट रेखा भी है जिनकी, जैसे गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है और अरब सागर से भी लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बांग्लादेश के साथ भी लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। तो उनको छोड़िए भी, तो आपको याद रखना 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, 9 राज्य तट रेखा वाले हैं, वो बता दिया था कहां कहां पर है, और 5 राज्य ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ना ही तट रेखा वाले हैं। अब महत्वपूर्ण जो सवाल निकलता है वो यहां से निकलता है कि भारत के ऐसे सवाल कैसे बन सकता है, उसको देखिए। सवाल बन सकता है कि भाई 4 राज्य दे दिया, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो ना तो किसी दूसरे देश के साथ टच होता है और ना ही जो समुद्र के साथ टच होता है। ऐसा सवाल बहुत अच्छा बनेगा सर। तो अब आ जाते हैं 5 राज्य में। पहला राज्य है हरियाणा। याद रखना, हम केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राज्यों की बात चल रही है। हरियाणा। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाता तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र से लगते हैं और ना ही ये किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं। यहां पर भी क्लियर हो गया भाई? ठीक है। एक और भाई, भारत का ऐसा त्रिपुरा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह भी सवाल निकलता है सर। एक और सर देखिए, भारत के जो है असम और उससे लगे हुए 6 राज्यों को हम पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं, पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं उन्हें। ठीक, पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हैं। यानी 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। यहां से भी सवाल निकल कर आ जाते हैं भाई। 7 सिस्टर्स में असम है, अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन याद रखना 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं होता, यह ध्यान रखना है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता। ओके, तो कहीं कभी कभी पहला सवाल यही आ जाता है, इनमें से कौन सा राज्य है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, तो सिक्किम नहीं है। तो उधर के अगर आप मैप जानते हैं तो सिक्किम को छोड़ देना, बाकी सारे शामिल हो जाएंगे। दूसरा भाई, जब अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो जहां भारत की मुख्य भूमि और 7 सिस्टर्स मिलते हैं, तो अगर उस मैप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का बना हुआ मैप है। यहां पर ये बारीक हो जाता है इस तरह का। ये वाला जो पोर्शन है यहां पर क्या होता है, ये 7 सिस्टर्स इंडिया से मिलते हैं, मुख्य भूमि से मिलते हैं भारत के। ये भारत की मुख्य भूमि हो गई, ये 7 सिस्टर्स की हो गई। तो यहां पर एक छोटा सा एरिया बनता है। यहां पर जो ये एरिया है ये बहुत नैरो हो जाता है। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, चिकन स्नैक।
चिकन्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, नेक। अब चिकन्स नेक का मतलब क्या है? चिकन्स मतलब मुर्गा और नेक मतलब गर्दन, मुर्गे की गर्दन। ऐसे जैसे मुर्गे की गर्दन पतली सी होती है, ऐसे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नैरो हो गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया चिकन्स नेक। तो यहाँ भी बहुत अच्छा सवाल बनता है कि भारत की मुख्य भूमि और सेवन सिस्टर्स किस स्थान पर मिलते हैं? उस स्थान को बोलते हैं चिकन्स नेक। और चिकन्स नेक जो है ये सिलीगुड़ी गलियारे के पास स्थित है। कहाँ भैया? चिकन्स नेक सिलीगुड़ी गलियारे के पास स्थित है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है मैंने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाई थी तो कह दिया था कि पॉइंट को भूल जाना है। नहीं पढ़ा तो इसको देख लेना, दोनों वीडियो हमारी चैनल पर हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया है। तो भारत का अगर अक्षांश की बात करें तो कितना विस्तार है? 8 से 37 डिग्री। 8 डिग्री मैं पूरा लिखता हूं, नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। और देशांतर की बात करें 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है। भारत का विस्तार जो है अक्षांश में 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, देशांतर में 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। अब देखिए, मान लिया हमारी ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा ये है 0 डिग्री देशांतर। देशांतर ऐसे होती है और अक्षांश ये ऐसे होती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इससे, इस वाली 0 डिग्री अक्षांश से, जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इससे हम ऊपर की तरफ है क्योंकि हम पूरा का पूरा नॉर्थ में है, तो हम इससे, इस रेखा से ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरा, देशांतर 0 डिग्री है, इससे हम पूर्व की तरफ हैं, तो हमारी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? इस पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हम अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है और 0 डिग्री देशांतर से राइट में है, यानी ईस्ट में है, तो हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए सर। अब इस स्थिति में हम कौन से मतलब गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। हम कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्व पश्चिम के लिहाज से देखें तो पूर्व में और उत्तर दक्षिण के लिहाज से देखें तो उत्तर में। तो इसलिए भारत कैसा है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हेमिस्फीयर बोलते हैं जिसको। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी क्लियर हो गया भाई? ओके सर। इसके बाद चलते हैं सर अब हम। अब देखिए, स्टेट की बात करते हैं, थोड़ा सा स्टेट के बारे में बात करते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित हो गया। उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश और क्या बोलते हैं 28 राज्य हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी स्टेट पर देखते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें, भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य ओके राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता गुजरात। लेकिन आपको यहां तक जरूर यह जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आपको केवल फर्स्ट याद नहीं करना, आपको केवल यूपी याद नहीं करना, टॉप 4 जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आगे सर। दूसरा सर, अगर हम सबसे छोटे की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हो गया। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख वर्तमान में, और सबसे ये बड़ा है सर, और सबसे छोटा कौन सा है? जो पहले था सबसे छोटा, पहले कौन सा था? बोलिए भाई, बहुत अच्छे, लक्षद्वीप। सबसे पहले जो 9 नहीं थे, जब 7 थे, तो सबसे बड़ा था अरुणाचल प्रदेश।
लेकिन अब सबसे बड़ा लद्दाख है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, और अंडमान निकोबार, सॉरी मैं अरुणाचल प्रदेश गलत बोल गया, अंडमान निकोबार थर्ड पर है। तो जब सात थे तो सबसे बड़ा था अंडमान निकोबार, अब कौन सा है सबसे बड़ा? लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर थर्ड पर अंडमान निकोबार, सबसे छोटा आज भी लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेशों में ये जानकारी होनी चाहिए आपको, सबसे बड़ा लद्दाख, फिर सबसे छोटा लक्षद्वीप। अब आ जाते हैं राज्यों में, हो गया हमारे सबसे बड़े सबसे छोटे हो गए। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की हो गई और सबसे कम किसकी हो गई भैया? सिक्किम की हो गई। यहां पर आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, किसकी कितनी है वो जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा है, ये ध्यान रखना सर। अब थोड़ी सी फिगर्स ले लेते हैं। एक सवाल आता है जनसंख्या घनत्व वाला। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, याद रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अभी देखिए इंडिया की बात करें तो राजस्थान जैसा एरिया है जहां पर कई किलोमीटर दूर तक आपको इंसान नहीं दिखाई देगा, और एक एरिया ऐसा है आपका दिल्ली जैसा, दिल्ली 6 के आसपास समझ लीजिए, बहुत कंजस्टेड एरिया है जहां पर पता चलेगा 1 किलोमीटर में अगर संख्या काउंट करें तो 15,000 20,000 लोग भी रह रहे हैं, ऐसे एरिया भी हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस सब का एवरेज निकालें तो वो जनसंख्या घनत्व आता है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना भैया? 382। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व के लिए एक चीज और ध्यान रखना, क्या? जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, नोट कर लेना भाई। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग दे तो जनसंख्या घनत्व आता है। अब अगर पूरे देश की जनसंख्या को पूरे देश के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व आएगा। पूरे देश की जनसंख्या को पूरे देश के क्षेत्रफल से भाग देने पर भारत का आएगा। ओके, अगर राज्य की जनसंख्या को राज्य के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो राज्य का जनसंख्या घनत्व आएगा, और डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या को डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा सर। ठीक है, तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व, ये भी कब के अनुसार है? 2011। ठीक है भाई, 2011 के अनुसार है। अब तक ये बढ़ गया होगा सर, अभी ये ज्यादा नहीं तो लगभग ये 450 के आसपास हो चुका होगा, 450 के आसपास हो चुका होगा वर्तमान की स्थिति में। लेकिन हमें अभी यही याद रखना है। जनसंख्या घनत्व क्लियर हो गया। अब जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करते हैं तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, फर्स्ट पर। दूसरे पर है वेस्ट बंगाल, ये सेकंड पर है भैया वेस्ट बंगाल। याद रखना 2001 की जनगणना में 2001 में ये फर्स्ट पर था सर, लेकिन अब ये सेकंड पर आ गया, फर्स्ट पर बिहार आ चुका है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, दूसरे पर वेस्ट बंगाल। याद रखना मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ज्यादा है, और दिल्ली बिहार से भी बहुत ज्यादा है। अगर ओवरऑल पूछे तो दिल्ली है, लेकिन हम सिर्फ राज्यों की बात कर रहे हैं। तो बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, और सबसे कम वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं सर, जनसंख्या घनत्व के बाद आता लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुष होने पर स्त्रियां कितनी है देश में, तो वो लिंग अनुपात है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940। भारत का लिंग अनुपात 940 है। इसका मतलब भारत में अगर 1000 पुरुष है तो 940 स्त्रियां हैं। ठीक है, 1000 पुरुष है तो 940 स्त्रियां। अगर भारत की 2011 की जनगणना की बात करें तो 62.31 करोड़
पुरुष थे। 58.47 करोड़ महिलाएं थी भारत में। ये आपको याद नहीं रखना सब, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है। तो इतने करोड़ पुरुष थे, इतने करोड़ महिलाएं थी सर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उसका हिसाब लगाते हैं तो भारत में 1000 पुरुष हैं तो 940 स्त्रियां हैं। ठीक है, अब यहां पर भी एक सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल और सबसे कम वाला है हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और सबसे ज्यादा वाला केरल। एक बात और, केरल के साथ पांडिचेरी भी जोड़ देते हैं हम, हालांकि ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केरल और पांडिचेरी ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। केरल और पांडिचेरी ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 1000 पुरुष है तो स्त्रियां 1000 से ज्यादा हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ज्यादा है ये केरल और पांडिचेरी में। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ज्यादा है कहां पर, केरल और पांडिचेरी में। इसके बाद हमारा लिंगानुपात हो गया। अब आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस पढ़े लिखे का मतलब समझ में आ गया कि भाई कितने प्रतिशत लोगों ने मतलब शब्दों को पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं कि भैया पढ़े लिखे उन्हीं को माना जाएगा जो ग्रेजुएट हैं। अगर 3 और 4 क्लास भी पढ़ लिए, जो मतलब थोड़ा बहुत मैथ थोड़ा बहुत हिंदी है, तो वो अपनी परिभाषा होती है, तो वो सब पढ़े लिखे माने जाएंगे सर। तो भारत में साक्षरता दर जो थी 2011 में 74% थी। थोड़ा सा 74.5 मान सकते हो, 75 मान सकते हो, तो 74% लगभग थी। ओके ठीक, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होता है। ये भी अब बढ़कर 80 के करीब पहुंच चुकी होगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पहुंच गई होगी साक्षरता दर। ठीक है, जब साक्षरता दर पूछी गई, इसके बाद बनता है कि भारत का सबसे साक्षर राज्य है, वो सभी जानते हैं केरल। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट जो चल रहा है, सेकंड को पूछा जाता है। दूसरा नंबर मिजोरम का है। सबसे ज़्यादा साक्षर केरल, दूसरा नंबर मिजोरम है। ये बहुत जरूरी याद रखना आपको। सबसे कम साक्षर बिहार, साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है। फिर अरुणाचल और राजस्थान, अरुणाचल और राजस्थान। ये भी कम साक्षर राज्यों में गिने जाते हैं। तो बिहार, अरुणाचल, राजस्थान कम साक्षर राज्य है, केरल और मिजोरम ज़्यादा साक्षर राज्य है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया भाई? ओके। तो अभी हमने आपको जो बताया वो भारत की जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े भी आपके सामने दिए। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल एमपी में है भाई। और अगर प्रतिशत की बात करें तो कहां पर है? मिजोरम में। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत मिजोरम। एक बात और, अगर यही सवाल बिल्कुल सेम आ जाए भारत में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, अगर यही सवाल वनों के क्षेत्रफल और परसेंट में आ रहा तो मध्य प्रदेश और मिजोरम, लेकिन एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है? मध्य प्रदेश में है। और अगर यही प्रतिशत पूछे तो किस में है? मिजोरम में। यानी कि वही सेम चीज कंडीशन यहां पर रिपीट हो रही है। सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वनों का परसेंट मिजोरम, सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत मिजोरम है। ये भी क्लियर हो गया? ओके। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति। ठीक, इसके बाद एक और चलते हैं। भारत के अधीन 247 द्वीप हैं।
भारत के अधीन 247 द्वीप हैं, जिनमें से 203 द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। उल्टा कर ले, 204 और 43 कर लीजिए। ठीक है, 204 ये 43 द्वीप कहां पर है? अरब सागर में। 204 द्वीप बंगाली खाड़ी और 43 द्वीप अरब सागर। इसको क्लियर कर लेना, वो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया था शुरू में हमसे। ठीक, इसके बाद एक और सवाल बनता है, भारत में जागृत ज्वालामुखी कहां पर है भैया? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। भारत में जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, एक और सवाल आता है हमारे पास कि देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे साथ भूमि की सीमा बनाते हैं, लेकिन अगर समुद्र की तरफ से बात करें तो समुद्र की तरफ से हमारा सबसे पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका है, सभी जानते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है भाई। हमारा जो पड़ोसी देश समुद्र की तरफ से वो है, फर्स्ट है श्रीलंका और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया से जो है ना, कई बार सवाल आ जाते हैं कि ये कौन से, तो इंडोनेशिया से हमारा जो अंडमान निकोबार है वो काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब। अभी देखिए हमने जो आपको बताया भाई, भारत के बारे में बताया, भारत के फैक्ट्स बताए। याद रखना ये फैक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि हर लाइन एक सवाल होती है, इनमें मेन चीज़ होता है कि इतने सारे होते हैं कि वो अगर मिक्स हो जाए तो सवाल जाते रहते हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 भाग में बनाया, वरना तो एक भाग में चल सकता था। लेकिन फिर क्या होता कि अगर हम एक भाग में बनाते तो सारे आप एक साथ याद करने की कोशिश करते और फिर मिक्स हो जाते, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है। इसलिए 2 भागों में बनाना जरूरी था। एक बात और भाई, देखिए बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि जीके को याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छी ट्रिक होती हैं, तरीके होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ये बताया, मध्य प्रदेश मिजोरम, मध्य प्रदेश मिजोरम एक दूसरे से लिंक कर देंगे तो जीके लंबे टाइम तक याद रहेगी। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पर ट्रिक ले आइए आप। लेकिन इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को ट्रिक से याद करें। बहुत सारे अब इस ट्रिक के पीछे इतने पढ़ चुके हैं कि हर क्षेत्र में ट्रिक ही ट्रिक है जीके के में। तो ऐसी स्थिति में जब आप इतनी सारी ट्रिक याद करेंगे तो क्या होगा, उनको याद करना एक समस्या हो जाएगी। कौन सी ट्रिक किसकी है ये एक समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रिक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको जीके के मामले में कह रहा हूँ मैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अप्लाई मत करो कि हर चीज़ आप फिर भूलना ही शुरू हो जाओ। ठीक है, ट्रिक से कीजिए, लेकिन जहां जरूरत है सिर्फ उसको। जो यूजलेस है, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में बहुत सारी यूजलेस चीज़ों को भी हम उठा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, तो जो यूजलेस है उसके ऊपर ये नहीं कि वहां पर भी ट्रिक लगा हुआ। ठीक है, जैसे अब सपोज कीजिए कि मान लिया आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत सारे करेंगे हिस्ट्री में कि भैया प्रत्येक वंश के राजाओं की ट्रिक याद करेंगे कि कौन सा कैसे सीरीज में हुआ। जैसे मुगल वंश के शासकों को क्रम में याद करने के लिए, फिर गुलाम वंश हो गया, उसके बाद फिर मान लिया आप मौर्य वंश में जा रहे हैं, गुप्त वंश में जा रहे हैं, सभी को ट्रिक से याद करेंगे। फिर इनके जो मकबरे हैं, समाधि है, उनको ट्रिक से याद करेंगे। फिर युद्ध जो हुए उनको ट्रिक से याद करेंगे। उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं, जैसे अकबर के 9 रत्न हो गए, या फिर आपके मान लिया आपके जो शिलालेख वगैरह हो गए, इन सभी पर ट्रिक लगाएंगे। तो पता चला जी 50 से ज़्यादा ट्रिक आप केवल हिस्ट्री में लगा चुके हैं, और वो भी मध्यकालीन और पुराचीन में। फिर जब नई आएगी ट्रिक, उनमें भी नया इतिहास आएगा आधुनिक, 50 वहाँ लगा दिया आपने, तो 100-125 ट्रिक आप यहाँ पर कर चुके हैं। तो याद रखना आपकी वो ट्रिक कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक लगाइए जीके में, उन चीज़ों को एक दूसरे से जोड़िए, लिंक कीजिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रिक मत लगाइए कि आपकी को ट्रिक याद करने के लिए कोई दूसरी ट्रिक लगानी पड़े सर। ठीक है, तो आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दीजिए। जितना आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ेंगे उतना अच्छी तरह से आप याद रख पाएंगे। जैसे एक उदाहरण बताते हैं हम, एक महत्वपूर्ण डेट है 1969।
ठीक है। अब आप यहां से कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, आपने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, इसके बाद CISF की स्थापना हुई, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल जो शुरू हुआ 1969 में हुआ। तो ये सारी चीजें आपने एक साथ याद करेंगे कि भाई बैंक जो होता है वो भी इकोनॉमिक्स का मैटर है, ये CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो ये भी हमारे उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई, और उद्योग किससे होते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं, और इकोनॉमिक्स का नोबेल भी है। तो आप जो है ऐसे याद करिए कि 1969 में इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई 3 घटनाएं हुई, और भी हुई सर। व्यक्ति चांद पर पहुंच गया 1969 में, ठीक है, चांद पर पहली बार कदम रखा 1969 में, और चीजों को कोरिलेट कर सकते हो आप। इससे 100 साल पहले 1869 में स्वेज नहर, वो भी आप जोड़ सकते हो सर। तो एक दूसरे से जब जोड़ेंगे तो वो लंबे टाइम के लिए होगा, आप इसको ट्रिक नहीं कह सकते। लेकिन आप हर चीज को समझेंगे, सोचेंगे कि ट्रिक से कर ले तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने थोड़ा सा समझना है यार क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए आपने देखा 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उसके 100 साल बाद वो घटनाएं थी, तो यहां भी 100 साल का अंतर आ गया। अब 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अब आप सोचिए 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। यानी कि आप ऐसे याद मत करिए, इनमें भटकने का चांस है। आप सोचिए कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से 20 वर्ष बड़े थे, इसलिए महात्मा गांधी का जवाहरलाल नेहरू सम्मान करते थे। तो चीजों को ऐसे जोड़ना शुरू करिए सर। जब महापुरुष आ रहे हैं एक ही साथ के, आपको दिख रहा है कि भाई अंबेडकर जी हो गए, नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सभी एक साथ काम कर रहे थे। तो आप इनके जब आप डेट ऑफ बर्थ याद कर रहे हैं तो उसके साथ आप वर्ष भी याद अगर कर रहे हैं तो सोचिए कि कौन बड़े थे कौन छोटे थे। थोड़ा सा दिमाग में एक बार, जैसे कि अभी हम अपने गांव में, समाज में, एक शहर में, गली में, सभी में जानते हैं कि भाई ये इस उम्र में इससे बड़ा है, ये 20 साल बड़ा है, ये 10 साल छोटा है, ये 2 साल है, छोटे बड़े हैं, बराबर हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हैं। तो ऐसे ही आप इन जो महान व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा सा सोचिए, कौन बड़े थे, कौन पहले हुए, कौन बाद में हुए। तो उससे आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी व्यू क्लियर होगा सर। और एक बार तस्वीर दिमाग में जम गई तो आप ये फिर गलतियाँ नहीं करेंगे सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिक याद कीजिए, लेकिन इतनी मत कीजिए कि ट्रिक को याद करने के लिए कोई और बहुत सारी ट्रिकें याद करनी पड़े। ठीक है, बोझ मत बनाना भाई। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद भाइयों।